सत्याग्रह के लिए आग्रह, यानी कि किसी सही चीज़ के लिए कोई निवेदन करना, ये सत्याग्रह है, जो चीज़ें सही हों। ठीक है? तो ये चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया? पहले इसकी कहानी समझ लीजिए आप। आपको हम बताएँगे, पहले शॉर्ट में कहानी समझेंगे, फिर नोट्स बनाएँगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो गांधी जी आप जानते हैं, मैं आपसे पूछूँ कि किस डेट को भारत में वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को वापस आए। 9 जनवरी 1915 को वापस आने के बाद में उन्होंने अपने गुरु चुने गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा कि एक वर्ष आप भारत की स्थितियों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ की समस्याओं के बारे में, यहाँ का जो जनजीवन है, ठीक है? यहाँ पर मतलब किस तरह से जीवन है, यहाँ का जो कल्चर है, उसको समझ लीजिए क्योंकि आप बाहर से आए हैं। ठीक है? तो क्योंकि वो तो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में तो वो भारतीयों के जननेता बन चुके थे। जब वहाँ पर जननेता बन चुके थे तो सीधी-सी बात है, बहुत से भारतीय लोगों को ये उम्मीदें थी कि यहाँ पर महात्मा गांधी जननेता होंगे। तो ऐसी ही समस्याएँ चल रही थी उस समय पर आपका बिहार में। बिहार में नील की खेती, अगर आपने सुना होगा, हम तुम सबने अपनी जब हम स्कूल्स में होंगे, तो जब आपकी स्वाइप सेट में आपने नील लगते हुए देखा है? नील? तो आप कहेंगे बिल्कुल देखा है भैया। तो नील क्या होता था? वो रंग होता था, तो नील की खेती कराते थे किसानों से। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? वहाँ पर 3 कट्ठिया प्रणाली भी लागू कर दी थी। 3 कट्ठिया यानी आपका क्या होगा? 1 बीघे में जो 20 कट्ठा होता है, उसमें से 1 बीघे में से 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करनी होगी, यानी 3/20 भाग पर। और आसान शब्दों में कहें तो यदि आपके पास 20 बीघा ज़मीन है, तो 3 बीघे में आपको नील की खेती करनी ज़रूरी है। अच्छा, फिर क्या समस्या थी इससे खेती से? खेती से समस्या ये थी कि नील की खेती जो है वो काफ़ी मतलब महँगी होती थी। पहली बात तो ये, तो किसान उसकी वजह से कई बार जो है कर्ज में डूब जाते थे। दूसरा, नील की खेती की वजह से जो है ज़मीन आपका बंजर हो जाती थी आस-पास की, क्योंकि वो पानी बहुत सोखती थी नील की खेती। अच्छा ठीक है जी, एक कारण ये हो गया। तीसरा, किसानों को अपने पैर से उस नील को खूंदना पड़ता था, ऐसे प्रेस करना पड़ता था, तो उसकी वजह से बीमारियाँ भी होती थी कई बार। ठीक है? ये 3 मेजर समस्याएँ थी, समझ में आई? आप कहेंगे हाँ। लेकिन क्या हुआ था मार्केट में उस समय पर आपका जो आर्टिफिशियल कलर्स थे, जो कृत्रिम रंग थे वो आने लग गए। तो पहले तो रंग ही सफ़ेद था, है ना? तो धीरे-धीरे जब आपका विज्ञान ने तरक्की की तो बहुत तरह के रंग जो है वो भी इन्वेंट होने शुरू हो गए। लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग। तो अब व्हाइट की उतनी डिमांड नहीं रही। अब व्हाइट में नील की भी उतनी डिमांड नहीं रही। तो अंग्रेज भी उससे मुक्ति चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने तो उस नील की खेती के लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बना दी थी, उसके उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो उन फैक्ट्रीज़ में जो उनका खर्चा हुआ था, उस खर्चे को वो कैसे निकालें? ठीक है? तो ये भी एक समस्या थी। चाहते थे वो भी छुटकारा। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला, ठीक है इन फैक्ट्रीज़ को बंद कर देते हैं, लेकिन किसानों से क्या करेंगे? आपका एक टैक्स ले लेंगे। एक टैक्स ले लेंगे, अतिरिक्त टैक्स कि भाई ठीक है, तुमको नील की खेती से तुम छुटकारा चाहते हो, तुमको छुटकारा दे देंगे, लेकिन ये एडिशनल टैक्स तुमको देना पड़ेगा। अब किसानों ने तो इस बात के लिए क्या किया? आंदोलन शुरू किया, जैसे कि पीर मोहम्मद यूनुस ने इस बात के लिए क्या किया? आंदोलन शुरू किया, जैसे कि पीर मोहम्मद यूनुस थे, जिनको हम चंपारण का हीरो कहते हैं। उन्होंने आंदोलन शुरू किया और फिर वहाँ पर राजकुमार शुक्ल ने उनको गांधी जी के बारे में उन्होंने सुन रखा था। तो उन्होंने जनता से प्रॉमिस किया कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आऊँगा यहाँ पर, मैं आपसे वादा करता हूँ, जो यहाँ के किसानों के साथ में शोषण हो रहा है, उससे मुक्ति दिला देंगे। तो वो पहुँच गए कहाँ? 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। तो वो लखनऊ पहुँच गए मिलने, संतराउत भी उनसे मिले गांधी जी से, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और गांधी जी के पीछे-पीछे रहे। बोले जाने नहीं दूँगा, तुमको चंपारण चलना पड़ेगा। तो गांधी जी उनके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मोड पर आने पर कहाँ पर? मोतिहारी, चंपारण की ओर चले गए। ठीक है, किसानों के हक के लिए डिमांड करते हैं और वो आंदोलन उनका सफल भी हुआ। ब्रिटिश सरकार ने उन पर रोक भी लगानी चाहिए और गांधी जी ने वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी बदलाव किए। जैसे बड़े लखन सैनिक स्कूल में आपका लखन सैनिक स्कूल खोला, आपका एक आपका मधुबन में स्कूल खोला। ठीक है? तो वहाँ पर कई विद्यापीठ उन्होंने स्थापित की। शुरू करें? पढ़ने के लिए तैयार हैं? कहा इस आंदोलन में कौन गांधी जी के साथ में नहीं था? गांधी जी के साथ में नहीं था। ठीक है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। गांधी जी को पत्र दिया था किसानों की समस्याओं का ब्रज किशोर प्रसाद ने। ब्रज किशोर प्रसाद ने, रामनाथी प्रसाद, तो ये लोग थे इनके साथ में। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह में जो गांधी जी के साथ में लोग थे। अब हम एक तरफ बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के कारण क्या है, रीज़न्स क्या हैं? कारण, इसका रीज़न समझो एक बार। डिमांड वो कम हो गई, स्वाभाविक सी बात है, होगी ही। और क्या हुआ, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज, ये भी चाहते थे कि इसकी जो फैक्ट्री वगैरह नील की बंद हो। अंग्रेज भी छुटकारा चाहते थे। छोटी-सी कहानी लिखिए। अंग्रेज भी इससे क्या थे? छुटकारा चाहते थे। भई कैसे भी हम ये जो फैक्ट्रीज़ हमने लगाई हैं, अब तो ये घाटे में जा रही हैं, क्योंकि डिमांड कम हो गई है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन वो कैसे उन फैक्ट्रीज़ को बंद करें, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, भरपाई किसानों से कर लेते हैं। किसानों से कर लेते हैं। अंग्रेज भी छुटकारा चाहते थे और इसके लिए किसानों पर अतिरिक्त कर लगा दिए। किसानों पर अतिरिक्त कर लगा दिए। इम्पोज्ड एडिशनल टैक्सेस ऑन फार्मर्स। अतिरिक्त कर लगा दिए। अब जो अतिरिक्त कर उन्होंने किसानों पर लगाए, तो इससे किसानों के अंदर एक रोष पैदा हुआ, एक विरोध किसानों ने व्यक्त करना शुरू किया। और यहाँ से 2 व्यक्ति जो हैं, कौन-कौन से? एक तो ब्रज किशोर प्रसाद, इनके आगे लिखिए। चंपारण की समस्याओं का पत्र गांधी जी को दिया। चंपारण की समस्या का पत्र, समस्या का पत्र, ठीक है? समस्या का पत्र किसको दिया? गांधी जी को दिया। और एक व्यक्ति और थे इनके साथ में, क्या बोलेंगे? यहाँ अन्य व्यक्तियों में यहीं पर लिख लेना नाम, उनका नाम हम बोलेंगे, आगे लिख लेते हैं चलो। आगे लिख लीजिए। पहले चीज़ों को वेरीफाई करते थे कि सही मायने में ये चीज़ें हैं या नहीं है, या सच में नील की खेती से किसानों को नुकसान हो रहा है या नहीं। ऐसे नहीं कि जाके एकदम से आंदोलन कर दो किसी भी चीज़ के लिए। तो मूल समस्या यदि है, आंदोलन की आवश्यकता है, तो ही आंदोलन होना चाहिए। ये भी आंदोलन की एक पृष्ठभूमि है, या कहें आंदोलन की एक आवश्यकता है कि जब उसकी जरूरत हो उसको तभी किया जाए। यही एक सही आंदोलनकारी की पहचान भी है। ऐसे नहीं कि बात-बात पर आंदोलन आप कर दें। तो 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आंदोलन शुरू किया। क्योंकि उससे क्या होता है, आप समझ रहे हैं ना, बार-बार आंदोलन से अंतर क्या आता है। आप बार-बार आंदोलन कर देंगे किसी चीज़ पर, तो एक दिन क्या होगा, आंदोलन के लिए ही अरुचि पैदा हो जाएगी और आंदोलन में फिर रुचि नहीं दिखाएगा कोई, कि उनको लगेगा कि ये तो भई अब रोज़ का काम हो गया। जब आप एक विशेष मांग के लिए आंदोलन करेंगे, आंदोलन भी तभी प्रभावी रहता है। ठीक है? भैया राजकुमार शुक्ल को किसने एडवाइस दी कि महात्मा गांधी को आमंत्रित किया? अरे नहीं, महात्मा गांधी आप समझे नहीं, अभी साउथ अफ्रीका में क्या करके आए थे? राजकुमार शुक्ल जानते थे ना इस बात को कि गांधी जी कितने प्रभावी हैं, वहाँ पर भारतीयों की डिमांड उन्होंने रखी है दक्षिण अफ्रीका में, और वो भी भारत आ चुके हैं और यहाँ पर वो लीडरशिप कर सकते हैं। इसलिए वो गए। ओके? तो 19 अप्रैल मूल समस्या क्या है, गांधी जी ने देखा कि बिहार में, आज भी आप देखिए, तो बिहार जो सरकार है, तो आप हमेशा देखिए बिहार में क्या बन रहा है पिछले समय से, है ना? आप जानते हो कि बिहार की राजनीति एक विशेष प्रकार की राजनीति है और वहाँ पर शिक्षा के लिए सरकारों ने इतना कम ध्यान दिया है कि वो शिक्षा के मामले में निम्नतम स्तर पर आता है। ये सरकारों की ही तो जवाबदेही है। आप शिक्षा के लिए थोड़ी ना कह दोगे कि व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहते, तो व्यक्तियों के लिए क्योंकि रोजगार नहीं है, वो बाहर फिर जाकर के उनको आपका जाना पड़ता है रोजगार आदि के लिए, क्योंकि सरकार ने वो शिक्षाएं उनको नहीं दी है, उन तक पहुंचने नहीं दी। निम्नतम स्तर पर तो यही बात समझोगे ना तुम कि लो लेवल पर क्यों है। तो बिहार की उस स्थिति के लिए सरकारें जिम्मेदार रहीं। तो गांधी जी ने इस बात का बखूबी अध्ययन किया। तो उन्होंने बोला कि बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही होना चाहिए। अब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को यदि सही करना है, ठीक है, हम गांधी जी के विचारों के बारे में आपको कल असहयोग आंदोलन में बताएंगे कि शिक्षा को लेकर के उनके क्या विचार थे, कि शिक्षा के माध्यम से देश में आर्थिक समानता कैसे लाई जा सकती है। इकोनॉमिक इक्वलिटी, आज आप जानते हो ना, जिसके पास में पैसा है, आपने सिद्धांत सुना होगा, जिनके पास में पैसा है उनका पैसा मल्टीपल होता रहता है, बढ़ता रहता है, और जो गरीब व्यक्ति है वो इस देश में पिसता रहता है। ये आपने सुना होगा। तो क्या कारण है, मतलब इस देश में मूल कारण क्या है कि लोगों के बीच में कोई गरीब है तो बहुत ज्यादा गरीब है, कोई अमीर है तो बहुत ज्यादा अमीर है, हद से ज्यादा अमीर है। तो वो हर देश में होता है हालांकि, लेकिन उसके मूल कारण क्या है और उनको दूर कैसे हम कर सकते हैं भविष्य में। तो गांधी जी का विजन था अपना कि इसको कैसे दूर किया जाए, वो कल चर्चा करेंगे हम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा, और इसके बाद में याद रख लेना, इसके बाद में यहाँ पर स्कूल स्थापित हुए। इसके बाद यहाँ पर 3 स्कूल महत्वपूर्ण आते हैं शुरुआती दौर के। 3 स्कूल बने। क्या बोलोगे? बेती हरवा स्कूल, बेतेरवा गांव में स्कूल बनाया गया, और तीसरा आपका स्कूल बना था यहाँ पर मधुबन विद्यालय। मधुबन विद्यालय।
मधुबन समझते हो ना, जहाँ से मधुबनी पेंटिंग भी है, जिसको हम मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, वो बिहार की एक पेंटिंग है। बच्चा अतिरिक्त बात मत किया करो मेरे भाई, रिक्वेस्ट टू यू। क्लास, तो ये जितनी भी मिल थी, ये सब मिल थी आपका कपास मिल, कपास मिल थी। कैसी मिल थी? कॉटन मिल्स थी, कॉटन मिल्स। तो कपास की मिलों की क्या कहानी हुई कि 1918 में आपका गुजरात में या पूरे भारतवर्ष में प्लेग बीमारी फैली। प्लेग, ठीक है, जिसको चूहे के द्वारा, आप जानते होंगे, चूहे के द्वारा फैली थी, संक्रामक रोग था, एक कंटेजियस डिसीज था। तो प्लेग की वजह से क्या हुआ कि उन जो मिल थी, वहाँ पर जो मजदूर थे, उनको काम कराया गया, और जब उनसे काम कराया गया तो उनको बोनस देने की बात की गई कि भाई तुम अगर इस समय पर, क्योंकि सब लोग पलायन कर रहे थे, अपने घर जा रहे थे, कोरोना के समय पर आपने देखा कि कोरोना के समय कोई काम करने को तैयार था? व्यक्ति को अपनी जान प्यारी थी, जब महामारी आती है तो उस समय जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। तो प्लेग के दौरान भी मजदूर जाने लगे, लेकिन मिल मालिकों ने क्या किया, उनको मनाया कि भाई तुम मत जाओ, अपनी जान को हथेली पर रखकर भी तुम हमारे लिए काम करो। भाई जो पूंजीवादी है वो तो यही करेगा ना कि ठीक है, हमको तो बस प्रोडक्शन चाहिए। तो प्रोडक्शन चाहिए, इसके बदले में क्या काम किया गया कि उनको 50% बोनस देने का एक प्रॉमिस किया गया। अब जो मजदूर आदमी है उसको अगर 50% आप देने की बात करोगे तो वो तो जान को हथेली पर रख ही लेगा। अब देखिए लोग 100 रुपए या 200 रुपए घंटे के लिए ओवर टाइम करते हैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए, उनकी फैमिली सर्वाइव कर पाए, उनके बच्चे पढ़ पाए। तो आप देखते होंगे ना, अक्सर हालात देखे हैं आपने, जो लोग आपका मेहनत कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, अक्सर आप सड़कों पर देखते होंगे, अपने घरों में देखते होंगे, अपने पड़ोस में देखते होंगे, अगर घर में नहीं है तो जरूर देखा होगा आपने। तो किसान तो तैयार हो गए। अब किसान तैयार हो गए तो क्या हुआ कि जब प्लेग बीमारी खत्म हो गई तो उन्होंने उनको बोनस नहीं दिया। अब बोनस नहीं देंगे तो भैया क्या ये सही सॉल्यूशन है? तो आप कहेंगे नहीं, तो आपका जितने भी मजदूर थे उन सबने एक आंदोलन कर दिया, जिसको शुरू किया था अनुसुईया बेन ने। अनुसुईया बेन, उनके भाई की भी कंपनी थी, उनके भाई की मिल थी, उनके भाई अंबालाल साराभाई, वही अंबालाल साराभाई जो हमने आपको बताया था कि साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए गुजरात में उन्होंने क्या दिया था? फंड दिया था, पैसा दिया था, आर्थिक सहायता की थी। तो अपने भाई के खिलाफ, इसको बोलते हैं इंसानियत, कि अगर भाई भी सही नहीं करता है तो भी मतलब हम अपनी जो डिमांड्स है या मांग है, ऐसा नहीं है कि उनको हम छुपा लेंगे। वो मजदूरों के साथ हो गई और उनके भाई की भी अपनी कंपनी, तो गांधी जी को एक पत्र लिख दिया उन्होंने, क्योंकि गांधी जी की बहुत आपका समझिए मांग होने लगी थी देश में चंपारण के बाद में, ब्रिटिश सरकार को उन्होंने झुका दिया। ठीक है, हालांकि उसके पीछे कारण ये भी था कि ब्रिटिश सरकार खुद बैकफुट पे जाना चाहती थी उस मील के मुद्दे को लेकर के। तो गांधी जी को ये पत्र यहाँ पर इन्होंने भेजा। तो समस्या समझ में आई क्या है? तो शुरुआत में तो वो वेतन कट रहे थे, तो जैसे ही मिल मालिकों को ये पता चला कि भाई अब तो आंदोलन होगा, तो जब आंदोलन होने की बात आ गई तो मिल मालिकों ने कह दिया कि 20% दे देंगे बोनस। कितना बोनस देने को तैयार हो गए? 20%। लेकिन जो आपका मांग थी मजदूरों की वो कितने की थी? 50%। तो यहाँ पर गांधी जी आए और गांधी जी ने आकर के लोगों से कहा कि भाई तुम इसके लिए हड़ताल शुरू करो, और लोगों ने क्या कर दिया? हड़ताल करनी शुरू कर दी। अब जब हड़ताल करते हैं तो आपको पता है कि कोई मांग कितने दिन में मानी जाएगी, जरूरी नहीं है। अब आंदोलनकारी जब किसी मांग के लिए बैठते हैं तो तभी उठते हैं जब वो मांग जो है आपका पूरी हो जाए। तो अब गांधी जी ने देखा कि मजदूरों ने तो हड़ताल शुरू कर दी है, तो हड़ताल होते 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 जैसे लगा कि उनको मजदूरों का जो हौसला है वो कम हो रहा है, तो गांधी जी ने खुद ने एकदम से बोल दिया कि अब हम भूख हड़ताल करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल। यानी कि हमारे प्राण भी यदि चले जाए तो भी हम कुछ नहीं खाएंगे, ये भूख हड़ताल है। अब तो भूख हड़ताल से तो एकदम से खबरें जो है गर्म हो गई, और ऐसा नहीं था एकदम से उनके भूख हड़ताल के कहने मात्र से मिल मालिक मान गए हों। गांधी जी ने यहाँ पर 21 दिन भूख हड़ताल की। 21 दिन, कितने दिन लिखे एक बार? 21 दिन। ठीक है, तो गांधी जी को पत्र लिखा, ठीक है, गांधी जी को पत्र लिखा। तो गांधी जी ने फिर यहाँ पर क्या किया? आई गांधी जी आ गए यहाँ पर, और गांधी जी ने यहाँ आकर के नोट करें अपनी कॉपी में, कहीं किनारे पे लिख लिया, 21 दिन हड़ताल की थी, 21 दिन। ठीक है, यहीं पर, और ये पहली बार भूख हड़ताल इन्होंने की। अब मुझे बताइए, भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी ने किससे ली थी? यहीं पर भूख हड़ताल पहली बार, पहली बार, और कितने दिन की थी? 21 डेज, 21 डेज। फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक, फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक। ध्रुव की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में, अध्यक्षता में पंचायत हुई। क्लास में यार थोड़ी शर्म आती है मतलब लगाने में, पहले लगाया था मैंने एक दो बार, थोड़ा मतलब वो बोलते हैं ना अनकंफर्टेबल सा फील होता है। एक साथी ने कहा है हमारे चीनू सिंह ने, सर इससे तो आप पढ़े लिखे से लग रहे हैं। पढ़े लिखे सा लगने की वजह साथी कि जो मालिक लोग हैं उनको अपने मजदूरों का ख्याल खुद रखना चाहिए, उनके हितों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी जरूरतों का, उनकी बेसिक नीड्स का, उनकी डिमांड्स का, उस सब का ध्यान रखना चाहिए। तो समझ गए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अतिरिक्त बातें नहीं, कुछ साथियों का सवाल आ रहा है, इन सब के जवाब मैं पिछली कक्षाओं में दोस्तों दे सकता हूं, दे चुका हूं। एक अकाल संहिता समझिए, पहले मैं आपको समझाऊंगा फाइन कोड क्या था। अकाल संहिता अंग्रेजों की अकाल संहिता थी, अकाल संहिता इसको समझना जरूरी है। अकाल संहिता, अकाल संहिता इसको बोलते हैं फेमाइन कोड, फेमाइन कोड, फेमाइन कोड। अकाल संहिता क्या थी कि अकाल संहिता कहती थी कि भाई जो औसत उत्पादन होता है, अब जैसे देखिए आप अगर किसी गांव से, ज्यादातर बच्चे गांव से जुड़े हुए हैं, तो गेहूं है जैसे, तो गेहूं का उत्पादन कितना होता है? अगर खेत है आपका 7 बीघे के आसपास तो गेहूं का एक अच्छा उत्पादन माना जाता है खेत में 10 मन और 12 मन प्रति बीघे का, या अगर छोटा बीघा है तो वहां पर आपका 7-8 मन हो जाता है। और एवरेज बता रहा हूं मैं, जैसे हमारे गांव में, गांव से लगे हुए जो खेत है वहां पर उत्पादन ज्यादा हो जाता है, वहां पर हमारे खेतों में 12-13 मन भी गेहूं हो जाता है बीघे का, 1 मन मतलब 40 किलो, तो 10 मन का मतलब हम बात कर रहे हैं आपसे 4 क्विंटल की। ओके, 4 क्विंटल की बात हम कर रहे हैं, तो 4 से 5 क्विंटल मान लो, और छोटा बीघा जहां पर है तो वहां पर मान लीजिए आप मैक्स 4 क्विंटल हो सकता है। तो अंग्रेजों ने क्या नियम बनाया था? ये जो अकाल संहिता थी ये कहती थी कि अगर उत्पादन 1/4 से कम हो, जैसे जिस खेत में 4 क्विंटल गेहूं होता है, अगर वहां पर किसी वजह से 1 क्विंटल से कम अगर पैदावार हुई तो जो लगान है वो माफ कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? कितने से कम उत्पादन होने पर? 1/4 से। तो ये अकाल संहिता थी, फेमाइन कोड था। क्या था इसमें? याद रखना, 1/4 से कम अगर प्रोडक्शन हुआ, कम यदि पैदावार हुई तो क्या होगा? पैदावार तो क्या होगा? लगान को माफ कर दिया जाएगा, लगान को माफ कर दिया जाएगा, लगान को माफ कर दिया जाएगा। गांधी जी को पत्र लिखा तो गांधी जी गए। अब ऐसा नहीं था, मैंने क्या कहा, गांधी जी एकदम से आंदोलन नहीं करते थे, पहले वो देखते थे कि भाई देखिए कहीं अनुचित मांग तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मांग अनुचित है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले वहां पर इन्होंने आपका लोगों से बोला कि एक समिति बनी, उसमें देखा और ये जांच की कि उत्पादन क्या सही मायने में कम हुआ है। बोलेंगे फटाफट से, तो आप कहोगे हाँ सही मायने में ये कम हुआ है। सर चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, यह सही क्रम है, लेकिन आप क्रम चेंज क्यों किए? नहीं, सही क्रम ये नहीं है जो आपने दिखाया इस बार, सही क्रम ये है जो हम लिख रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? ए और कैसे याद रखिए? देखिए अहमदाबाद और खेड़ा में बहुत साथी कंफ्यूज हो जाते हैं, अहमदाबाद और खेड़ा में ऐसे याद रखिए, हिंदी लेटर से याद रखिए, अहमदाबाद में ए और या ए ये हमेशा पहले लेटर आता है, और खेड़ा यानी कि के और खे बाद में आते हैं। हम सब करें, बात क्लियर होगी? याद रखेंगे ना ऐसे हमेशा, ए फॉर अहमदाबाद या ए फॉर अहमदाबाद ये पहले आएगा हमेशा, क्योंकि बहुत साथी क्रम को मैच करते समय कई बार गलती करते हैं, और जब हम पढ़ते थे इन सब चीजों को तो हमें भी कंफ्यूजन होता था, है ना, तो उसको हम जानते हैं। तो क्या बोलेंगे? गांधी जी को इन्होंने पत्र लिखा, और यहाँ पर जो इनके गांधी जी के सहयोगी हुए, सहयोगी, जब गांधी जी यहाँ पर आए तो सहयोगी यहाँ पर हुई आपका अनुसुईया बेन, ये तो पहले से ही गांधी जी के साथ हो गई थी मिल मजदूर के समय से, मिल मजदूरों के समय से। एक गांधी जी के सचिव हैं महादेव देसाई, महादेव देसाई कौन थे? गांधी जी के साथ रहते थे, उनके सेक्रेटरी थे, उनकी हर चीज का ख्याल रखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पर भी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर भी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर अपनी वकालत को छोड़कर आए थे, अपनी वकालत छोड़ करके ये यहाँ पर आए, वकालत छोड़कर। हालांकि ये फिर बाद में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जब असहयोग आंदोलन शुरू होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर ये फाइनली अपनी वकालत को छोड़ करके, क्योंकि उस समय पर एक नारा दिया जाएगा वकालत छोड़ो, अंग्रेजों की हर चीज का बहिष्कार होगा असहयोग आंदोलन में।
तो कहानी समझ में आई। तो ये गांधी जी के सहयोगी बने और हम लोगों ने जांच की कि क्या सही में आपका क्या बोलेंगे आपका क्या सही मायने में आपका जो पैदावार है प्रोडक्शन है वो 1/4 से कम हुआ है और उसको सही ठहराया गया कि हाँ सही मायने में जो पैदावार है वो कम हुई है। तो गांधी जी ने फिर आपका ब्रिटिश सरकार को यहाँ पर मतलब एक वीक का टाइम दिया, एक सप्ताह का शुरुआत में कि भाई देख लीजिए। तो ब्रिटिश सरकार मानने को तैयार नहीं थी यहाँ पर रेवेन्यू फ्री करने के लिए। तो फिर क्या किया, एक सही सॉल्यूशन निकाला गया कि एक काम कर लो, जो गरीब किसान है तो वो तो दे ही नहीं सकते यार अगर उनके यहाँ पर उत्पादन नहीं हुआ है, तो आप एक काम करिए, जो योग्य किसान है, योग्य किसान यानी कि जिनके पास वेल्थ अच्छी है, जमीनें अच्छी हैं या पहले से जिनके पास एक जमा पूंजी है, तो योग्य किसानों की पहचान हो पाती है आसानी से। तो योग्य किसान इसको दे दें और जो अयोग्य किसान है, बेचारे किसान है, गरीब किसान है, वो इसको ना दे। तो इस बात पर सहमति बन गई थी, ठीक है। और इसमें लगभग 6% के आसपास 6.03% पर ये रेट तय हो गया था। लेकिन किसने दिया था, वो भी योग्य किसान ने। बोलेंगे फटाफट से, बोलेंगे भैया हम भी प्रण लेते हैं कि जब आप पेड़ लगाएंगे तो हम भी 2 पेड़ लगाएंगे। बहुत शाबाश, वेरी गुड, कमाल, एसएससी लवर। क्या बोलेंगे, बात सहभागिता, क्या ये हुआ था? नहीं, ये तो सहयोग की पहचान है। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में गिरावट, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या बोलेंगे, किसानों का एक असंतोष था, किसानों का असंतोष। सी दिया कुछ साथियों ने, कुछ ने डी दिया। डी जो साथी दे रहे हैं वाणिज्यिक फसलों की हमने कहीं पर बात की साथी कि उनकी भारी गिरावट आ गई उसमें, या रोपण फसलों में, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। किसानों के लिए किया गया था, किसानों का एक असंतोष था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? गांधी जी के जीवन पर पहला प्रयास हुआ उनको खत्म करने का, तो वो मैंने बताया कि यहाँ पर एक प्रबंधक था इरविन, उसने प्रयास किया था। और अभी देखो अभी पूछा गया बिहार के अनिल पाही जी। वृक्षारोपण प्रणाली को छोड़ने की बात थी नहीं। राजस्व वसूली शिथिल की जाए, रेवेन्यू कलेक्शन शुड बी रिलैक्स्ड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया खेड़ा बाद में हुआ, हाँ खेड़ा बाद में हुआ। देखो मैंने आपको बताया अहमदाबाद 15 मार्च से और खेड़ा शुरू हुआ था इसके एक वीक बाद में 22 मार्च से, याद रख लेना, खेड़ा 22 मार्च से। और बहुत लंबी मांग चली थी उसमें, मार्च से शुरू होकर आपका अप्रैल, मई और जून, आज कितनी तारीख है, 5 जून, तो 5 जून को ही खत्म हुआ था आपका, ठीक है। खेड़ा 5 जून को खत्म हुआ था, आज ही के दिन लिख लेना चाहे तुम इस डेट को। तो राजस्व